जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पहला टेस्ट हमारा देखा और पहली टेस्ट सीरीज जो हमने स्टार्ट किया था कल, तो उसके अगली जो श्रृंखला है टेस्ट सीरीज नंबर 2। तो दूसरी ये टेस्ट सीरीज है और इसके बारे में आज हम जानते हैं। इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, सभी क्वेश्चंस का। तो जैसा कि आपको बता दें कि ये दरोगा और लेखपाल इन दोनों भर्तियों के लिए रामबाण है ये, क्योंकि हिंदी दरोगा में भी आएगा 40 क्वेश्चन और लेखपाल में भी कम से कम 25 क्वेश्चन आएगा। तो दोनों का कंबाइंड हमने बनाकर रख दिया है 30 क्वेश्चन प्रत्येक सेट में। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे देखते हैं कि प्रिय प्रवास के लेखक कौन है। प्रिय प्रवास एक रचना है और इसके लेखक पूछा है, तो लेखक इसके कौन है? अयोध्या प्रसाद सिंह उपाध्याय हरिऔध। हरिऔध इनकी मतलब इनका सरनाम है, हरिऔध। इनकी एक और रचना हम आपको बता दें फेमस जो पूछी जाती है, तो वह है वैदेही वनवास। वैदेही वनवास। अब वैदेही से आप अर्थ लगा सकते हैं कि वैदेही किसकी रचना, मतलब किसका नाम होगा। तो वैदेही नाम है सीता माता का। वैदेही सीता जी का नाम है। तो सीता जी का नाम है, सीता जी के ऊपर जो सीता जी को जो वनवास हुआ था उन्हीं के ऊपर ये रचना लिखी गई, वैदेही वनवास। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गेहूँ बनाम गुलाब। गेहूँ बनाम गुलाब के निबंधकार कौन है? क्योंकि गेहूँ बनाम गुलाब एक रचना है और ये रचना की विधा कैसी है। हिंदी में जैसे कोई भी चीज़ लिखा जाता है तो उसका पूछा जाता है कि विधा क्या है, मतलब किस टाइप में वो लिखा गया। तो ये निबंध है। ठीक। और इसके निबंधकार कौन है? तो इसके निबंधकार हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। गेहूँ बनाम गुलाब के निबंधकार या रचनाकार कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ज़मीन पक गई है। ज़मीन पक गई है एक रचना है। ठीक। ज़मीन पक गई है, इसके रचनाकार कौन है? ये काव्य है, काव्य के रूप में लिखी गई है, काव्य मतलब कविता के रूप में। तो इसके रचनाकार हैं केदारनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन कि देवेंद्र शब्द में संधि है। तो देवेंद्र शब्द में संधि कौन सी है? तो इसमें गुण संधि होगी, क्योंकि यहाँ पर वहाँ पर एक ही मात्रा लगी है, एक मात्रा है, तो वहाँ पर होगी गुण संधि। फिर से हम देख लेते हैं थोड़ा डीपली में, क्योंकि थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, इस पर समझने की कोशिश कीजिएगा हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे शब्द है देवेंद्र। ठीक। देवेंद्र है शब्द। जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो पहले वर्ण विच्छेद कर लें। ठीक। तो इसमें दो शब्द हुए, कौन कौन से शब्द? देव और प्लस इंद्र। देव और इंद्र। देव का जैसे संधि जो होती है दो शब्दों के बीच में तो होती है, लेकिन दो वर्णों के बीच में होती है, दो शब्दों के, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में। तो प्रथम शब्द कौन सा है? प्रथम शब्द है देव। देव का अंतिम वर्ण कौन है? वाह। और द्वितीय शब्द कौन सा है? इंद्र। इंद्र का प्रथम वर्ण कौन है? ई। तो यहाँ पे संधि होगी वाह और ई, इनमें जो स्वर होंगे उसमें संधि होगी। तो कैसे देखते हैं? तो इनमें जो कौन कौन से स्वर हैं, तो जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं देव, फिर यहाँ पे वा को स्वर रहित कर देते हैं, वा से स्वर निकाल लेते हैं। इसके बाद वा पर किसकी मात्रा है? छोटा आ की मात्रा है, तो यहाँ पे आ गया। ठीक। और यहाँ पे क्या है? यहाँ ई है जो कि स्वर है, एक ह्रस्व ई है। इसके बाद इंद्र लिख देंगे। ठीक। अब हमें संधि कहाँ करनी है? यहाँ पे संधि, चूँकि आ और ई का योग होने से क्या बनता है? बनता है ये। ठीक। आ और ई का योग जब होता है तो विकार उत्पन्न होता है, मतलब परिवर्तित होकर ये किस में बन जाता है? ए में बन जाता है। और ये वाला नियम किस में है? किस संधि में? तो ए वाला नियम है गुण संधि में। तो इसलिए देवेंद्र में कौन सी संधि होगी? देवेंद्र में गुण संधि होगी। ठीक। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि छायावादी युग के नाटककार कौन है। तो छायावादी युग के नाटककार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद भी नाटककार हैं इनके, और डॉक्टर रामकुमार वर्मा भी नाटककार हैं। और एक नाटककार का नाम बता दें तो वो हैं प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, वो भी नाटककार हैं। मतलब दोनों लोग, ये तीनों लोग छायावादी युग के नाटककार हैं, प्रसिद्ध नाटककार हैं मेन चीज़। अगला क्वेश्चन कि भारत दुर्दशा नामक एकांकी। एकांकी मतलब क्या होता है कि जैसे नाटक होते हैं ना, नाटक में लिखा रहता है ना अंक, प्रथम द्वितीय अंक, तृतीय अंक, चतुर्थ अंक। तो ये जो एकांकी होता है तो एक अंक होता है इसमें, मतलब पूरा नाटक एक अंक पर निर्धारित होता है, एक ही अंक में मतलब पूरा नाटक होता है, तो उसे कहते हैं एकांकी। ठीक। इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। आप यहाँ से इसको जोड़ सकते हैं, भारत और भारतेंदु। भारत दुर्दशा लिखा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीपदान है, तो दीपदान क्या है? तो दीपदान एक एकांकी है। क्या है? एकांकी। कलम का सिपाही नामक कृत के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अमृत राय। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी गद्य की विधा क्या है। इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा कि हिंदी गद्य की विधा क्या है। पूछा गया है कि जो हिंदी है तो इसमें जो गद्य की भाषा लिखी जाती है, हिंदी में गद्य जो लिखा जाता है किस टाइप में लिखा जाता है, मतलब कितने प्रकार से लिखा जाता है। तो इसकी विधा है नाटक है, कहानी, उपन्यास और एकांकी भी है। एकांकी।
संस्मरण, मतलब ये सभी हिंदी गद्य की विधा हैं। क्योंकि इसमें 3 ही ऑप्शन थे तो इसमें यही दिया था उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर ये होगा उपयुक्त सभी। हालांकि नाटक भी है, कहानी भी है, उपन्यास भी है, एकांकी भी है, संस्मरण भी है, और क्या कहते हैं रेखा चित्र भी है, आत्मकथा भी है हिंदी गद्य की, ये सारी विधाएँ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? तो ये तो जुबान पे आपके रटा होगा कि मुंशी इंशा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी मुंशी इंशा अल्लाह खां इसके रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? तो गुनाहों का देवता एक मूवी आई होगी मिथुन चक्रवर्ती की, मिथुन चक्रवर्ती की मूवी एक आई थी गुनाहों का देवता। तो ये मूवी इन्हीं के उपन्यास पर बनी है। और इनके उपन्यास पे कौन उपन्यासकार कौन है इस उपन्यास के? तो हैं धर्मवीर भारती। ठेले पर हिमालय, ये एक निबंध है ठेले पर हिमालय, और इसके निबंधकार कौन है, मतलब लेखक कौन है? तो इसके लेखक भी धर्मवीर भारती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी में स्वरों की संख्या क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत लोग इसको गलत करेंगे। अगर आपने सही से पढ़ा नहीं है तो इसका आंसर गलत करेंगे ही करेंगे, क्योंकि बचपन से तो आप पढ़ते आ रहे हैं कि हिंदी में स्वर होते हैं, 13 स्वर होते हैं, 13 स्वर होते हैं, और अगर आपने यहाँ पर 13 मार दिया तो आपका आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि हिंदी में स्वरों की संख्या होती है 11। चौंक गए? कैसे होता है? देखिए 11 स्वर हम लिख के बताते हैं। आ, छोटा बड़ा छोटी बड़ी नहीं कहते हैं अब आप बड़े हो गए हैं। अब इसको इसकी मात्रा के आधार पर कहते हैं। इसको कहते हैं ह्रस्व आ, इसको कहते हैं दीर्घ आ, ठीक। इसको कहते हैं ह्रस्व ई, इसको कहते हैं दीर्घ ई, ठीक। इसको कहते हैं ह्रस्व उ, और इसको कहते हैं दीर्घ उ, और इसे कहते हैं री, ठीक। चूँकि ये ह्रस्व है री, और फिर उसके बाद ए, ऐ, ओ, औ, और बस। चूँकि हम आपको बताना चाहते हैं कि जो 11 स्वर हैं कौन कौन से हैं, तो आपकी भाषा में बता देते हैं। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटऊ, बड़ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ। तो कितने हो गए? ये हो गए 1 2 3 4, और ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, और ये 10, और ये 11, ठीक। अब 11 ये हो गए। फिर अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें एक हम पढ़ते थे अंग और आह, अंग और आह पढ़ते थे, वो कहाँ गए? तो चूंकि आपको हम बता दें इसमें जो अंग आह हम पढ़ते थे वो स्वर नहीं है। अंग और आह, इसको विसर्ग कहते हैं और इसको कहते हैं अनुस्वार। ये दोनों स्वर नहीं हैं और ना ही ये व्यंजन है। तो हैं क्या? ये हैं अयोगवाह, अयोगवाह। अयोगवाह मतलब क्या होता है? अयोग जैसे नाम में स्पष्ट है, अयोग। वाह, आ मतलब होता है नहीं, योग मतलब जुड़ना, और वाह मतलब वहन करना, वहन करना। मतलब ऐसे शब्द जो साथ में जुड़कर वहन नहीं करते हैं। तो किसके साथ में? व्यंजन के साथ में, ठीक। ये व्यंजन के साथ में जुड़कर नहीं, मतलब व्यंजन के साथ में नहीं जुड़ते हैं। कौन? अयोगवाह, अंग और आह जिसको आप कहते हैं, मतलब अनुस्वार और जो विसर्ग होता है, इसका योग व्यंजन के साथ नहीं होता, इसका योग हमेशा स्वरों के साथ में होता है। हम कहना ये चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह हिंदी में स्वरों की संख्या होती है 11, और वहीं जो 13 आप रट रहे थे तो संस्कृत में होती है, और संस्कृत में 13 इन्हीं को स्वर मान लिया जाता है। उसमें कौन कौन से स्वर बढ़ जाते हैं? अब आप जोड़ेंगे तो उसमें आप कहेंगे कि अंग और आह उसमें जुड़ जाते हैं, तो जो कि गलत है। अयोगवाह ये उसमें भी कहलाते हैं। उसमें 2 स्वर कौन बढ़ जाते हैं? एक बढ़ जाता है री, एक री जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं ये वाला, ये ह्रस्व री है, मतलब छोटा री है। इसका एक रूप और होता है, पहली बार आप पढ़ रहे होंगे, देख लीजिएगा। तो एक रूप और होता है, तो जिसमें नीचे 2 मात्राएं लगी होती हैं, इसको कहते हैं दीर्घ री, दीर्घ री। और एक मात्रा और होती है, जो स्वर एक और होता है जिसको कहते हैं लृ, ये एक स्वर है। तो ये तो इसमें है हिंदी में, और इसमें जो संस्कृत में बढ़ जाते हैं तो उसमें लृ बढ़ जाता है और ये दीर्घ री बढ़ जाता है। तो इस तरह से वहाँ पर ये 13 मात्राएं, 13 स्वर हो जाते हैं। चाहे स्वर को या मात्रा है, मतलब स्वरों की ही तो मात्रा होती है, व्यंजन की तो होती नहीं है। तो इसीलिए वहाँ पर ये 13 स्वर हो जाते हैं, और हिंदी में 11 स्वर होते हैं। हिंदी में ये वाले स्वर जो नहीं गिने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिंतामणि के लेखक कौन है? तो चिंतामणि के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हलंत का चिन्ह कौन सा है? हलंत का चिन्ह तो आप जानते ही होंगे। हलंत का मतलब जान लीजिए आप क्या होता है। आज पहली बार आप सुन रहे होंगे हलंत का मतलब क्या होता है। हलंत का संधि विच्छेद करेंगे तो हल और प्लस अंत। ठीक, हल मतलब क्या होता है? ये हल देखो, हल के नीचे जो आधा लगा, ये ला जो है आधा है, स्वर रहित है। हल मतलब होता है व्यंजन। क्या? व्यंजन। तो स्वर का मतलब क्या होता है? स्वर को क्या कहते हैं? स्वर को कहते हैं अच। हल को कहते हैं व्यंजन, अच को कहते हैं स्वर। ठीक, जब कोई शब्द का अंतिम वर्ण, मतलब जब कोई शब्द समाप्त होता है और उसका वर्ण, अंतिम वर्ण अगर व्यंजन होता है तो वहाँ पर हलंत लगाते हैं। कैसे? जैसे हमने लिखा क्या? संविधान। ठीक, संविधान हमने लिखा, तो संविधान ऐसे लिखा तो ये गलत लिखा। अगर हम बोलेंगे संविधान तो ना बोलते समय हवा बाहर नहीं निकल रही, मतलब ना है आधा, तो ये अगर है आधा तो यहाँ पर लग गया हलंत का निशान। मतलब इसका मतलब ये है कि इस पूरे शब्द का अंत जो हो रहा है वो ना वर्ण पे हो रहा है। ठीक, ना वर्ण पे हो रहा है, तो इसलिए, और ना मतलब ना एक व्यंजन है और व्यंजन को कहते हैं हल, तो इसीलिए इसका अंत हो रहा है हलंत से। ये निशान लगा दिए तो ये कह देते हैं हलंत का निशान लग गया। ठीक, हलंत और अचंत, हलंत और स्वर पे, जब किसी शब्द का स्वर पे मतलब अंत होता है, जैसे जो आम शब्द होते हैं उनका अंत स्वर से ही होता है, तो वहाँ पे उन शब्द को कहते हैं अजंत। अच और प्लस अंत, अच प्लस अंत मिलकर ये व्यंजन संधि के अनुसार ये बन जाते हैं अजंत, अजंत बन जाते हैं। तो आप एक तरफ से ये भी याद कर लीजिए कि अजंत का जो विलोम होगा वो होगा हलंत, अजंत का विलोम होगा हलंत। अजंत जो शब्द है, तो अजंत शब्द होते हैं कि इन शब्दों का अंत जो होता है, अंतिम वर्ण का अंत होता है, तो अजंत में स्वर आता है अंतिम वर्ण। जैसे यहाँ पे जो देखा जाए हलंत लिखा है, ठीक, हलंत को अगर संविच्छेद करेंगे तो हलंत, ता में से आ निकाल लेंगे तो ता हो जाएगा आधा, तब ये हो जाएगा इतना, ये हो जाएगा हलंत, मतलब ये व्यंजन है, यहाँ पे हल चिन्ह लग गया। ठीक, और ये आ है, ये जब जुड़ जाता है यहाँ पर तो ये वर्ड शब्द बन जाएगा अजंत और ये शब्द बन जाएगा हलंत। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि माँ के नीचे लगा है हल चिन्ह, तो इसमें माँ के नीचे लगने वाला प्रतीक क्या है? तो माँ के नीचे लगने वाला अभी हमने बताया ऊपर क्वेश्चन में, तो ये है हलंत, मतलब ये माँ है, ये व्यंजन है। ठीक, तो ये जो वर्ण है इसको जब हम बोलते हैं तो पूरा नहीं बोलते, पूरा अगर बोलेंगे तो माँ हो जाएगा, और माँ बोलेंगे तो माँ के बाद हमें उच्चारण सुनाई देता है आ की, तो आ है स्वर। ठीक, और इसी स्वर को यहाँ से गायब कर दिया गया है तो यहाँ पे ये हल चिन्ह आ गया है, तो इसे कहते हैं हलंत, मतलब इस वर्ण का अंत हो रहा है हल पे, तो इसे कहते हैं हलंत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध वाक्य है। ये बहुत बार पूछा गया है, यूपी आर ओ में पूछा गया है, और यूपी SSC की कई परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आता ही आता है। गाय को काट कर चारा खिलाओ, या फल को काट कर, या बच्चे को काट कर फल खिलाओ, या फल को काट कर बच्चे खिलाओ, ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। तो इसमें आप सीधा से जानिए कि जैसे पहला शब्द हम आप पढ़ते हैं, पहला वाक्य गाय को काट कर, अब देखो पढ़े तो गाय को थोड़ी काटा जाता है, चारा खिलाओ ये तो मान लो सही है चारा खिलाओ, लेकिन गाय को काट कर, गाय काट दोगे तो चारा कौन खाएगा, तो ये हो गया गलत। अगला देखते हैं कि चारा खिलाओ गाय को काट कर, वही बात कह रहे हैं, चारा खिलाओ पहले कह रहे हैं कि चारा खिलाओ, फिर कहते हैं गाय को काट कर, तो इसमें भी गाय कटी जा रही है। फिर अगला देखते हैं ऑप्शन कि गाय को खिलाओ चारा काट कर, चलो कुछ हद तक सही है, लेकिन इसमें जो शब्दों का अरेंजमेंट है, इसमें जो पदों का अरेंजमेंट है, पदों का जो क्रम व्यवस्था है वो है गलत। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने पद क्यों कहा, शब्द कहने के बाद हमने सॉरी क्यों बोल दिया, तो पद इसलिए कहा क्योंकि जब कभी कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयोग होता है तो वो कहलाता है पद। ठीक, जैसे कि इसमें देखिए ऑप्शन इसका तो सही होगा डी। ठीक, अब यहाँ पे हम आपको एक चीज़ और समझा दें, जैसे इसमें देखो कितने शब्द हैं, चारा, काट कर, गाय को खिलाओ। ठीक, कितने शब्द हो गए, 1 2 3 4 5 6 शब्द हो गए। ठीक, इनको अगर हम अलग से पढ़ेंगे, जैसे खिलाओ अलग से पढ़ें तो ये हमारे लिए है शब्द। अगर इसको यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए कि ये क्या है, डैश दे दिया जाए और फिर पूछा जाए कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है, तो ये हो गया यहाँ पर पद। मतलब ये जान लीजिए जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयोग होते हैं तो वो मिनिस्टर बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, और तब उन्हें कहते हैं, जैसे वो पद पा गए एक मंत्री का, तब उन्हें कहते हैं पद। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कमेंद्रिय है, कमेंद्रिय कौन है, तो इसमें वाक, मतलब बोलना जो होता है वो एक कमेंद्रिय है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मेघदूत किसकी रचना है। तो मेघदूत किसकी रचना है, तो कालिदास जी की। और कौन सी रचना है कालिदास की, कुमार संभव, कुमार संभव, ऋतुसंहार, मेघदूत है ही। तो ये सब कालिदास की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वरों को कितने भागों में विभक्त किया जाता है। देखिए यहाँ पे हम क्या जानेंगे कि स्वर को 3 भागों में विभक्त किया जाता है। कौन कौन से स्वर, वैसे तो स्वर को 5 भागों में विभक्त किया जाता है, लेकिन यहाँ पे 5 ऑप्शन है नहीं, तो हम मारेंगे 3, क्योंकि इनके पूछने का आशय यही हुआ कि मात्रा के आधार पर स्वरों का विभाजन कितने आधार पर होता है। तो 3 आधार पर होता है। कौन कौन से, पहला स्वर जो होता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा स्वर होता है, तीसरे टाइप का, वो प्लुत स्वर होता है। कौन, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा होती है, दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से दुगनी मात्रा मतलब 2 मात्राएं होती हैं, और प्लुत स्वर में 2 से अधिक मात्राएं होती हैं। मतलब जैसे कोई बच्चा रो रहा है आ, तो ये देखिए हमने बोला आ, तो ये कई बार हमने आ का बड़ा आ जो है दीर्घ आ है, इसकी आवृत्ति हमने की 3-4 बार। तो यहाँ पे हो गया ये प्लुत स्वर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संस्कृत भाषा में स्वर कितने हैं। अभी हमने आपको बताया था, तो संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या है 13। संस्कृत में फिर से ध्यान दीजिएगा कौन से 2 स्वर बढ़ जाते हैं, तो उसमें संस्कृत में एक दीर्घ री बढ़ जाती है, ठीक, दीर्घ री बढ़ जाती है, और बढ़ जाता है लरी। ये दोनों स्वर संस्कृत में बढ़ जाते हैं। अब ली आपने देखा होगा कि एक लाकृति, लाकृति का पूछते हैं संधि विच्छेद क्या होगा, तो लाकृति का संधि विच्छेद होता है लरी प्लस आकृति, तो ये हो जाता है लाकृति। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अनुस्वार का चिन्ह कौन सा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, विराम चिन्हों के बारे में पूछा गया है। तो अनुस्वार का चिन्ह है ये, अनुस्वार मतलब जो बिंदी लगती है, एक किसी भी शब्द के ऊपर जो बिंदी लगती है उसे कहते हैं अनुस्वार। अब आपको हम एक चीज़ और बता दें, जैसे कोई शब्द होता है, ठीक, ये शब्द है, तो इन शब्दों के, ये जैसे कोई शब्द लिखा है, ये लिखा है का, ठीक, इसके अगर ऊपर चिन्ह लगता है, बिंदी लगती है, तो इसे कहते हैं अनुस्वार। इसके अगर नीचे लगती है इधर, तो इसे कहते हैं क्या, नुक्ता चिन्ह कहते हैं, नुक्ता चिन्ह। और अगर इसके अगर नीचे, बिल्कुल नीचे चिन्ह लग जाता है, तो इसे कहते हैं उच्छिक्त या ताड़नजात चिन्ह, ताड़नजात चिन्ह। ये 2 हिंदी वर्णमाला में 2 शब्दों के 2 वर्णों के नीचे लगता है, कौन से, डा, डा में जब ताड़नजात लग जाता है तो ड़ा बन जाता है, और ढा में जब बन जाता है तो अढ़ा बन जाता है। जैसे लड़ना और पढ़ना, इनसे शब्द बनते हैं, ठीक। और एक जब इधर लगता है तो ये पंचमाक्षर बोला जाता है, पंचमाक्षर चिन्ह है, या अनुस्वार या अनुनासिक कहते हैं इसे। तो इसमें कौन सा चिन्ह है, तो अनुस्वार का चिन्ह है ये हलंत का चिन्ह हो गया, जानते ही हैं आप, ये विसर्ग का हो गया, और ये किसका, अर्धविराम का हो गया। अगला क्वेश्चन कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि कितने प्रकार की होती है, संधि होती है 3 प्रकार की। कौन कौन सी, स्वर, फिर व्यंजन और विसर्ग। संधियों के बारे में हम किसी वीडियो में मतलब अगले टाइम मतलब पूरी चर्चा विस्तार में करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे जानते हैं स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अगला क्वेश्चन कि पुरस्कार कहानी के लेखक कौन है। बहुत ही अच्छी कहानी है और बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है ये रचना, कौन, पुरस्कार। तो पुरस्कार कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि प्रत्युपकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्गों की संख्या कितनी है। तो इसमें कौन कौन से शब्द हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 हमें दिखाई दे रहे हैं कि उपसर्ग है, कौन, प्रति, धन, उप, धन, कार, ठीक। तो ये प्रति और उप मिलकर यड़ संधि के नियम से ये बन जाता है प्रत्युप, ठीक। कैसे, यड़ संधि का क्या नियम है, यड़ संधि का नियम है कि ई या दीर्घ ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए, ठीक, तो इसका विकार मतलब परिवर्तन हो जाता है या में, और इस भिन्न स्वर की मात्रा चढ़ जाती है इस पर, मात्रा चढ़ जाती है इस पर, किस पे, या पे, ठीक। और दूसरा नियम क्या है इसका, दूसरा नियम ये है कि उ या उ के बाद, ठीक, कोई भिन्न स्वर आता है,
भिन्न स्वर आता है तो ऊ किस में बदल जाता है, ये बदल जाता है वा में, ठीक। और भिन्न स्वर की मात्रा इस पे चढ़ जाती है। तीसरा नियम क्या है कि री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो री किस में बदल जाता है, री बदल जाता है अर में और भिन्न स्वर की मात्रा चढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बैलगाड़ी शब्द में प्रयुक्त समास कौन है। तो बैलगाड़ी शब्द दिया है, ये पूछा गया था वीडियो 2018 में, वीडियो 2018 की फर्स्ट मीटिंग में क्वेश्चन पूछा गया था बैलगाड़ी शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा है। तो इसमें तत्पुरुष समास है। कैसे, क्योंकि बहुत लोग तो इसका संविच्छेद करते हैं और समास विग्रह करते हैं बैल और गाड़ी, चूँकि ये गलत है। इसका समास विग्रह ये होगा कि बैलों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी जिसे कहते हैं बैलगाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रदान कारक में विभक्ति चिन्ह क्या होगा। तो संप्रदान कारक का क्या है, तो संप्रदान कारक का है को और के लिए। कैसे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, तो को भी होता है और के लिए भी होता है, तो यहाँ ऑप्शन होगा के लिए, संप्रदान कारक में विभक्ति चिन्ह। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी बात को सुंदर लिखने को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं सुंदर, तो यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया है, तो ऑप्शन इसमें होगा सुलेख। लेख मतलब तो होता है लिखना, किसी भी चीज़ को विस्तार रूप से लिखना अगर है तो उसे कहते हैं लेख। तो लेख मतलब होता है लिखना, और किसी शब्द के पहले जो उपसर्ग सु लग जाता है तो इसका अर्थ होता है अच्छा या सुंदर। तो यहाँ लेख के पहले सु लग गया तो ये हो गया सुलेख और इसका अर्थ हो गया सुंदर लिखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी वाक्य को देखकर ठीक वैसा ही वाक्य लिखना। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है अनुलेख। अनु मतलब क्या होता है, अनु मतलब होता है पीछे। अब ये जान लीजिए कि अनु मतलब होता है नकल करना, ठीक। किसी भी चीज़ की अगर हम पीछे जा रहे हैं तो अनुगामी हो गया, ठीक। किसी भी चीज़ को हम अगर पीछे पीछे कर रहे हैं तो अनुकरणीय हो गया, मतलब जो करने योग्य होता है किसी चीज़ को करने योग्य, देख कर करने योग्य तो वो अनुकरणीय हो जाता है। देख कर अगर लिखा जाए तो अनुलेख हो गया। तो ठीक देख कर सेम टू सेम जैसे फोटोकॉपी करना है तो वो हो जाता है अनुलेख। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का कि किसी के द्वारा बोले हुए वाक्य को लिखना, तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं श्रुतलेख। कोई अगर बोल रहा है तो उसे हम सुनेंगे ना, तो पहले सुनेंगे तभी तो लिखेंगे। तो श्रुतलेख जो है, तो इसमें श्रुत का अर्थ होता है सुनना और लेख का अर्थ होता है लिखना, मतलब पहले सुनो फिर लिखो। तो जब कोई बोलता है तो हम पहले सुनते हैं और फिर लिखते हैं। तो किसी के द्वारा बोले हुए वाक्य को लिखना क्या कहलाता है, श्रुतलेख कहलाता है। तो दोस्तों ये थे हमारा जो टेस्ट सीरीज दूसरा था, तो दूसरे नंबर के 30 क्वेश्चन और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी। बने रहिए हमारे साथ, अगला टेस्ट सीरीज हम फिर लाएंगे और क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें हो सकता है हम बढ़ा दें। फिलहाल तो 30 ही क्वेश्चन टारगेट है अभी। ऐसे ही क्वेश्चन अगर 20 क्वेश्चन रट डालेंगे, 20 प्रैक्टिस सेट, तो 20 प्रैक्टिस सेट अगर हमारे साथ लगाएंगे तो 20 प्रैक्टिस सेट, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन में कम से कम 2 का तो हम बताते ही हैं, मतलब 2 ऑप्शन का बताते हैं, 2 ऑप्शन का अर्थ बताते हैं और एक और होता है तो हो जाता है 3, ठीक। तो 30 या 90 और 90 दूना 180, मतलब टोटल 1800 क्वेश्चन हिंदी के आपका रिवीजन हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों, और बस आपको करना यही कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगर वीडियो देखते हैं तो लाइक कर दीजिए करिए, तो जिससे हमें मिलता है मोटिवेट, हम हो जाते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि हाँ चलो हमने जो मेहनत किया वो दोस्तों को हमारे पसंद आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद।